आवाज आ रही है बेटा? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। विशाल माइक ऑन है? आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। विशाल आवाज आ रही है? यस सर। आपके यहाँ से डिस्टर्ब क्यों होता है? विशाल प्रजापत, बेटा आज ध्यान रखना, क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। देखो आज हम ना इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं 9th वाले के। बुक होंगी आपके पास पेज नंबर 217 पे। इसके लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो देख लो। चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया था, इसके बाद फिर लास्ट चैप्टर अपना इस बुक का वो देखेंगे। है सबके पास बुक? नो सर। जिन जिन के पास नहीं है उनको क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, अपन सॉल्व कर लेते हैं। पहला है ट्रू और फॉल्स वाला, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? राइट एंड रॉन्ग। वाक्य क्या है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि, क्या पूछा? संविधान में समय समय पर, संविधान में समय समय पर संशोधन करना अनिवार्य है क्योंकि, ये पूछा है। बस यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के इसने छोड़ दिया। अनिवार्य होता है यहां तक, ये है। बस इसमें 2 सवाल कर दिए। पहला तो ट्रू फॉल्स वाला पूछा कि संविधान में संशोधन करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। सही या गलत? बिल्कुल सही है। समय के साथ परिवर्तन संभव होना ही चाहिए और जिनमें परिवर्तन संभव नहीं होते हैं वो समय से बाहर हो जाते हैं, सिस्टम से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, परिधि से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। इसीलिए परिवर्तन क्या है? प्रकृति का क्या है? नियम है। संशोधन क्या है? परिवर्तन क्या है? नियम है। किसका? प्रकृति का। बेटा समझ में आई क्या बात? विशाल प्रजापत समझ में आ रही है बेटा? क्या है? पहला सवाल पूछा इसने ट्रू और फॉल्स का, संविधान समय समय पर संशोधन करना अनिवार्य होता है, राइट या रॉन्ग? तो इट इज राइट। क्यों? क्योंकि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिस्टम से बाहर हो जाएगा संविधान और उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आपको किसी भी चीज की प्रसिद्धि बनानी है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट बनाना है, देखो एक एग्जांपल देखो। क्रिकेट तो सब खेलते होंगे, बॉयज गर्ल्स सब, है ना। चलो खेलते नहीं तो जानते तो हैं क्रिकेट। छवि समझते हैं क्रिकेट को? यस सर। पहले टेस्ट मैच होता था। किसका मैच होता था? टेस्ट मैच। और लोग बाग टेस्ट मैच को देखते थे बड़े चाव से। फिर टाइम की कमी आई, फिर क्या आया? वनडे। फिर इसको देखने लग गए बड़े चाव से। आजकल क्या आ गया? 2020। बताओ, बदलाव अगर नहीं होते तो आज के जमाने में टेस्ट मैच कोई देखता क्या? 5 दिन किसके पास है? कोई नहीं देखता। और ये क्रिकेट आउटडेटेड हो जाता, सिस्टम से बाहर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या कर दिया? समय के साथ बदलाव कर दिया। आने वाले टाइम में हो सकता है 10-10 ओवर का या 5-5 ओवर का ही मैच हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि बदलाव समय के साथ अनिवार्य है और बदलाव यदि नहीं होगा तो सिस्टम से बाहर हो जाएगा क्या? संविधान। क्योंकि का जवाब भी दे दिया और सही और गलत है इसका जवाब भी दे दिया। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा संविधान, हमारे नियम क्या हो जाएंगे? सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए क्या जरूरी है कि इसमें बदलाव बेहद जरूरी है। बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया इसमें? निखिल यस सर। क्लियर है? यस सर।
दूसरा कथन देखो इसका क्या है, परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ये क्या कहता है फिर दूसरा, परिस्थिति बदल रही है, क्या बदली, परिस्थितियां बदलने पर संविधान में आवश्यक बदलाव करना जरूरी हो जाता है, करना जरूरी हो जाता है। इट इज राइट एंड रॉन्ग, राइट, अभी तो बात की है ना, क्या बदल रही है, कंडीशन बदल रही है, सिचुएशंस बदल रहे हैं, टारगेट बदल रहे हैं, अचीवमेंट बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम के फॉलोअर्स बदल रहे हैं। तो जब सारी चीजें ही बदल रही है तो ऐसे में संविधान पुराना कैसे चल सकता है, इसमें परिवर्तन आना ही चाहिए। और परिवर्तन कैसे आना चाहिए, समय के साथ आना चाहिए। कैसे आएगा वो तो संविधान संशोधन के माध्यम से हमने देख ही लिया, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे मॉडर्न होना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, 96 के आसपास या 90s में किसी ने मोबाइल के बारे में सोचा भी नहीं होगा, किसी ने मोबाइल के बारे में सोचा नहीं होगा कि मोबाइल भी कोई चीज है। 2000 के आसपास देखो मोबाइल चलन में आना शुरू हुआ, लेकिन उस जमाने में लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता था, है ना। मैं भी अपनी बात बताता हूँ, जब हमने शुरुआत में मोबाइल लिया था तो मुझे उसकी वॉल्यूम अप एंड डाउन करना नहीं आया था, बहुत लेटर 2000 के आसपास की बात है ये। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली उस समय नहीं थे। फिर धीरे धीरे आप देखें, इनकमिंग के पैसे लगते थे, किसके पैसे लगते थे, इनकमिंग के, सुनने के भी पैसे लगते थे। आजकल क्या है, आउटगोइंग भी फ्री, बताओ है कि नहीं है, कहां से कहां पहुंच गए हम। तो ये क्या है, परिस्थितियों में क्या आया है, बदलाव आया है, इसीलिए रूल्स को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार। समझ में आ रहा है। आप देखो पहले लैंडलाइन फोन होते थे, बहुत सारे लोगों को तो एसटीडी का पता नहीं, एसटीडी क्या होती है ना, देखा ही नहीं आपने एसटीडी क्या थी। बाहर जाते थे, 1 रुपए का सिक्का डालते थे या चार्जेबल कॉल करते थे, इस तरीके से होते थे। गाँव में एक ही फोन हुआ करता था, बहुत सारे लोग मिलकर बुला के लाते थे, भाई उसका फोन आया है। आज प्रत्येक बंदे के पास 2-2 नंबर है, एक भी नहीं 2-2 नंबर है, एक पर्सनल और एक प्राइवेट, है ना, पब्लिक जो है वो, है ना, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि परिस्थितियों में कितना बदलाव हुआ है। इसमें कोई दिक्कत आई क्या बेटा, नो सर। समझ में आया। तो ये भी क्या है, सही है, गलत नहीं है, दोनों कथन क्या है, सही है, और समय के साथ बदलाव होना जरूरी ही है। आप देख लो, आपकी ऑनलाइन क्लास ही देख लो, किसी ने कल्पना की थी क्या कि हम ऑनलाइन क्लास में इस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं, लेकिन जमाना आधुनिक है, आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तीसरा देखो, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है, नहीं, ये गलत है। देखो क्या है, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है, कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है। इट इज रॉन्ग एंड राइट, 100% रॉन्ग, फॉल्स। देखो क्या है, इसलिए है ये फॉल्स। देखो, किसी समय विशेष 1950 दस्तावेज कानून तमाम सबूतों और दस्तावेजों के मद्देनजर, तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनजर, सुने हैं ना ये वर्ड। तो दस्तावेज क्या है, तथ्य सार। दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक, अनुपयोगी, ठीक है बेटा, यानी कि काम के नहीं रहते हैं, ये गलत बात है। बताओ ऐसा है क्या,
संविधान कब बना था? 1950 में बना था, ठीक है। और आप देखें 1950 से लेकर आज तक उसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं है। एकल जनगणमन किए थे हमने, है ना, और राष्ट्र की एकता की भावना हमारे अंदर जागृत है। बताओ भाई ये सही है गलत? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ नो में आ सर। गया? उस समय जब लिखा गया दस्तावेज था 1950 में, उसमें आज भी उतनी उपयोगिता है। आज भी वो हमारा जो संविधान है उसकी वैल्यू उतनी की उतनी है, उसकी वैल्यू में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए 1950 में था, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा संविधान आज भी हमारे लिए है। तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत साबित हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखो, आजकल यही चल रहा है पूरी दुनिया में, काबुल पर कब्जा कर लिया ना। अरे ये खबरों में आ रहा होगा, पढ़ा है आपने, देखा है अभी अखबारों में, यस सर। बड़ा तगड़ा चल रहा है। अब इसका एक उदाहरण अपने सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको यहाँ चर्चा कर दी। आज काबुल पे कब्जा हुआ, किसने किया भाई? नाम बताओ, किसने किया? तालिबान। तालिबान ने। और तालिबान क्या है? आतंकी संगठन है। पहली बार कब्जा कब किया था? 96 में। और दूसरी बार कब कर दिया? 2021 में, कल ही, आज ही कर रहा है ना, आज के दिन ही हो रहा है। एक सवाल तो ये बन गया, तालिबान कहाँ से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है भाई? अफगानिस्तान। बताओ कोई भूलेगा क्या? सवाल आएगा, तालिबान कहाँ का आतंकी संगठन है? अफगानिस्तान का। पहली बार कब आया था? 96 में। भगा कब था? 2000 में। दोबारा कब आया? 2021 में। अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि तालिबान की सेना, देखो क्या गजब का काम है ना, एक तरफ तो 1.5 लाख, एक तरफ 3 लाख, इनके पास एयरफोर्स है, खुद की सेना है, हथियार है ना, इनके पास क्या है? हथियार है, अमेरिका का सपोर्ट है, और खुद की सरकार है। इधर 1.5 लाख आतंकी है। बताओ भाई जीतेगा कौन? आप बताओ मुझे, जीतेगा कौन? 3 लाख सेना है, खुद के इनके एयरफोर्स हैं, खुद की सेना है, आधुनिक हथियार है, अमेरिका के द्वारा हथियार दिए गए, खुद की सरकार है, शासन है, और तालिबानी 1.5 लाख लोग बाहर से आते हैं। जनसंख्या तो अलग है, 3 लाख तो सेना ही है। जीतेगा कौन? ये वाले ना, यस सर। अफगानिस्तान वाले Yes. जीतने जीते। और जीत कौन रहे हैं? तालिबानी। कोई रीजन बता सकता है मुझे क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? इसका मेन रीजन है कि उनमें एकता स्थापित नहीं है, उनमें राष्ट्र के प्रति भावना नहीं है। जैसे मान लो हमारे सैनिक एक ही चीज के लिए लड़ते हैं, तिरंगे के लिए। बताओ लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? राष्ट्र की भावना है। 15 अगस्त अगर टीवी में भी राष्ट्र गाना आ जाए तो अपनी इच्छा तो करती है कि खड़े हों, है ना। तो एक अलग बात है कि सबके सामने हम लोग नहीं खड़े हो पाते, बाकी अगर कहीं चल रहा हो तो एक बार तो लगता है कि हमें रुकना चाहिए। बताओ सही या गलत? सही सर। तो भारत सही, में राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति भारतीयों का सम्मान बहुत ज्यादा है। आप बताओ अगर कोई बाहरी आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, बाहरी देश, और देश की सेना कमजोर पड़ने लग जाए, तो आप में से कोई ऐसा है क्या जो पीछे हटेगा? कोई नहीं हटेगा। हम तो बस 12 बजा देंगे उनके, यही होगा, फिर चाहे हारे या जीते। तो भारत में जो राष्ट्र प्रेम है वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। जापान, अमेरिका ऐसे देशों में तो है, बाकी ज्यादा देशों में नहीं है। हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्र झंडा, संविधान, ये हमें एकता के सूत्र में बांधता है। चाहे हम आपस में कितने भी लड़ रहे हो, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने आक्रमण किया हम सब भूल जाते हैं, पाकिस्तान को धो देते हैं। यही होता है। तो हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति ज्यादा है, हमारे देश के प्रति समर्पण ज्यादा है। आपने तभी तो बॉर्डर देखी होगी ना, जवानों 2000 से लड़ना है 120 आदमी, और यहाँ कितने थे? 1.5 लाख लोगों से लड़ना था। कितने लाखों? 3 लाख लोग, जिनके पास एयरफोर्स भी थी, और ये भग लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास राष्ट्र प्रेम नहीं है, राष्ट्र के हित की भावना नहीं है, कोई एकता का सिंबल नहीं है।
ये सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं। और ये पैसा ठीक ऐसा ही है कि पेड़ का तना काट दो और ऊपर बैठे वाले को कहो ले भाई फल खा ले तू, तो वो तो पेड़ तो वैसे ही गिर गया, फल किस काम के। जिन लोगों ने इन्होंने से पैसे लिए हैं, जिन्होंने गद्दारी की है देश के साथ, वो भी मरेंगे, क्योंकि अब तो पूरा तालिबान आ गया, उनसे पैसे वापस ले लेगा। ये घटना समझ में आई क्या? यस सर। अब आज के अखबारों में और पढ़ लेना, है ना। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि हारा क्यों। मैंने आपको बता दिया कि अफगानिस्तान पर कब्जे का मुख्य कारण क्या है। उनके अंदर मोटिवेशन नहीं बचा, और मोटिवेशन किससे आता है? राष्ट्र प्रेम से आता है। किससे आता है? राष्ट्र प्रेम से। चलो एक एग्जांपल और देखो, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। हम खेल रहे हैं, हमारा बहन और भाई, कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, वो भी खेल रहा है ना, और हम भी हैं। वहां हो गया झगड़ा। ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, बिना झगड़े तो बच्चे खेलते ही नहीं है। और ऐसा खेल भी क्या जिसमें झगड़ा नहीं हो, है ना? होना चाहिए ना। लड़कियों में ज्यादा झगड़ा होता है, लड़कों में? लड़कियों में ज्यादा झगड़ा होता है। देखो यहाँ क्या हुआ, हम थे, हमारे साथ किसी ने झगड़ा किया, कोई रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं, उसने कह भी दिया, कुछ मार वार भी दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यही व्यक्ति हमारे साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ झगड़ता है हमारे सामने। जब हमारे साथ झगड़ा, तो हो सकता है हम क्या रहे हो, शांत। क्या अब शांत रहोगे क्या? अब शांत नो रहोगे सर। क्या? इसको फोड़म फाड़ी कर देंगे। नो सर। करेंगे ना? अरे भाई, हमारे बहन भाई को अगर परेशान करेगा, इसके साथ झगड़ेगा, तो हम इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? ये वास्तव में क्या है, एक प्रकार का मोटिवेशन है, लगाव है। ऐसा ही लगाव हमारा देश के साथ भी है। किसके साथ है? देश के साथ भी है, क्योंकि हम हमारे देश को क्या मानते हैं? एक परिवार ही मानते हैं। देखो क्या था, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय के बाद अप्रासंगिक हो जाता है, अनयूज हो जाता है ना, अनुपयोगी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो ये कथन तो क्या हो गया, गलत। लेकिन इस कथन के बाद में हमने ये एग्जाम्पल भी देख लिया कि अफगानिस्तान के हारने का मुख्य कारण क्या था। ये कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि उपयोगी है, और ऐसे दस्तावेज कभी खत्म नहीं होते। इसके तो और उदाहरण देख सकते हो आप। गीता जी, है ना, भगवान श्री नारायण के श्रीमुख से निकली। गीता जी है ना, गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता, नाम सुना है? यस सर। प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदुओं का। कहाँ सुनाई थी? कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री नारायण जी ने, भगवान नारायण ने सुनाई थी, है ना। आप बताओ किस जमाने की बात है ना। और आज भी क्या इसकी उपयोगिता में कमी आई क्या? क्या इसे हम भूल गए क्या? क्या इसकी वैल्यू कम हुई क्या? नहीं। तो समय के साथ हमारे जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनकी विचारधारा में कोई कमी नहीं आती है। तीसरा बिंदु देखो, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। ये खतरनाक है। हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का, संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो ये क्या बात है, सिंपल सी बात। देखो हर पीढ़ी का मतलब, पीढ़ी कैसे होती है? नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे ही होती है। दादाजी की एक पीढ़ी थी, पिताजी की एक पीढ़ी है, हमारी एक पीढ़ी है, हमारे आने वालों की एक पीढ़ी है। पीढ़ी समझते हैं ना हम, जनरेशन। पीढ़ी समझ में आती है बेटा अपने को? यस सर। एक जनरेशन। इसमें कुछ बच्चे रेगुलर नहीं आते, क्या बात है? जैसे दिव्या है, बीच बीच में इसकी क्लास ड्रॉप होती है। दिव्या माइक ऑन करना। यस सर। आपकी क्लास रेगुलर नहीं होती, प्रॉब्लम है क्या बेटा? नो सर।
रेगुलर क्लास में आया करो, नहीं तो क्या समझ में आएगा। देखो हर पीढ़ी की बात करें तो हर पीढ़ी क्या है, जनरेशन समझ रहे हो, जैसे दादाजी की एक पीढ़ी थी, पिताजी की एक पीढ़ी है, हमारी भी एक पीढ़ी है। तो हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें क्या गलत है ना। लेकिन सही कितना है, 100% सही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसके अर्थ दो निकलते हैं, है ना। जो दो अर्थ कैसे निकलते हैं, अब ये याद रखना। देखो पहले भी बताया था मैंने, क्या लिखा भाई मैंने, प्रिया ज्योति क्या लिखा मैंने, रोको मत जाने दो। मत जाने दो। अब क्या है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यानी कि गेट कीपर गेट बंद कर दे भैया, बाहर नहीं जाना चाहिए, यही मतलब है। अब देखो यस, रोको मत जाने दो। अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना, दोनों के यस सर। अर्थ अलग अलग हो गए ना। ऐसे ही इसमें भी दो अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग। देखो क्या है, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान होना चाहिए, इट इज राइट, 100% सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको ऐसे समझे देसी एग्जाम्पल से, आप बड़े बच्चे हैं ऐसे एग्जाम्पल चल सकते हैं ना, सब मेच्योर होते हैं, 10th क्लास के बच्चे नहीं हो। आप बताओ, आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है ना, 18 वर्ष के जिस दिन आप हो जाओगे, आपका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा, आपके पास आई कार्ड आ जाएगा, तब वोट दोगे कि नहीं दोगे। यस सर। लेकिन यस सर। आप बताओ, वोट देने के लिए कोई बाध्य कर सकता है क्या आपको। नो सर। बढ़िया। नो सर। अब मेरा सवाल सुनना, फिर भी हम उसी पार्टी को देंगे जिसको दादाजी देते थे, बताओ सही या गलत। हमें कोई बाध्य नहीं कर रहा, फिर भी हम उसी पार्टी को देंगे जो दादाजी देते हैं, पिताजी कहेंगे इसको दे के आना, उसी को दे के आएंगे। क्यों भाई, स्वतंत्रता का अधिकार था, अपने हिसाब से देना था, लेकिन नहीं दिया, ऐसा होता है ना। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है। सबको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। भारत का संविधान कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकते हैं, लड़की यदि 18 वर्ष की है, लड़का यदि 21 वर्ष का है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या, नहीं। जो पेरेंट्स कहते हैं सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार होता है, वही हम करते हैं। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। एग्जाम्पल में दिक्कत आई क्या। नो सर। अब यहाँ देखो, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का अधिकार है और होना भी चाहिए, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर हर पीढ़ी में ही हम संविधान बदलने लग जाएंगे तो सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक साथ 3 से 4 पीढ़ियां चलती हैं, तो इसका अलग रूल, इसका अलग रूल, पिताजी के लिए अलग नियम, बेटे के लिए अलग नियम, दादाजी के लिए अलग नियम, है ना, और पोतों के लिए अलग नियम, तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसीलिए नियमों में स्थिरता के साथ परिवर्तन लाते हैं। किसके साथ लाते हैं, स्थिरता के साथ परिवर्तन। स्थिरता के साथ क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। बताओ, अब जैसे कोई चेंज करना है घर में, क्या हम पूरा ही घर नया बना के चेंज कर देते हैं क्या, नहीं। कभी दीवार पसंद नहीं आई तो पेंट करवा लिया, कभी कलर करवा लिया, चलो कोई खिड़की की आवश्यकता पड़ी, खिड़की निकाल ली, गेट समझ में नहीं आया, गेट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये बात तो समझ में आती है। ऐसा है क्या पूरे नींव सही थी दोबारा बना दिया, ऐसा होता है क्या। नो सर। हाँ, तो यही बात समझ में आएगी नो कि सर। कानून स्थिर रहेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। किसके अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, है ना। अब ये पसंद बड़ा खतरनाक शब्द है ना, और उसमें अपनी जुड़ जाए तो फिर क्या कहने, ठीक ही नहीं। आप में से और मेरे में से किसी की काम करने की इच्छा होती है क्या, मेरी भी नहीं होती, मैं भी चाहता हूँ बढ़िया आराम से सोए, टेंशन फ्री, है कि नहीं है। तो पसंद क्या है, वो अगर उसके आधार पर काम करें तो काम होगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति चालान कटाना चाहता है क्या, बताओ, आप बताओ, कोई भी व्यक्ति जेल जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना नो चाहेगा। सर। फिर भी नियमों के अनुसार उसे जेल में डालना पड़ता है। तो अपनी पसंद का कानून बनाना इम्पॉसिबल है। समझ में आई एक बात, असीमित अपनी पसंद काम में नहीं आ सकती। हाँ, जो समाज उपयोगी हैं, कुछ आवश्यक तथ्य हैं, वो लाए जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, आप में से देखना पसंद के मामले में तो बड़े आप रॉयल आदमी हो, है ना, रॉयल इंसान हो। ऐसी
सवाल या ऐसा सवाल आपसे अभी कभी पूछा जाए कि इसकी अपनी राय प्रकट करें, अपने आप को भारत का राष्ट्रपति मानते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दें, बस फिर तो फीलिंग शुरू हो जाती है ना। कहीं पर भी पूरी किताब में अगर ऐसा कोई सवाल आता है अपनी पसंद का, किताब में क्या दे रखा है वही आंसर होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? कहीं इधर से उधर से पता नहीं क्या क्या जोड़ दो, ऐसा कभी नहीं करना है। आंसर क्या आएगा, किताब में टॉपिक में क्या दे रखा था वही आंसर हमें अप्लाई करना होता है। इसमें कोई दिक्कत आई क्या? असीमित शक्तियां कभी मिल ही नहीं सकती। अपनी पसंद ठीक है, समाज के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई पुराना रूढ़िवादी कानून चल रहा है तो उसे हटा देना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। कैसी सोच होनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक, है ना। और वो चोटी वोटी काटने वाला सिस्टम वो नहीं होना चाहिए। बताओ फिर भी हुआ क्या? नहीं हुआ। आज भी हम रूढ़िवादी सोच में ही जी रहे हैं। हो सकता है आप तो नहीं हो, लेकिन ग्रामीण परिवेश तो इसी के साथ चलता है। तो समय लगेगा अभी और, है ना। धीरे धीरे जागरूकता आएगी लोगों में, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। बताओ आपको आज आप जैसे बच्चों को पागल नहीं बनाया जा सकता। आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आप पर्यावरण को जानते हैं, नियमों को जानते हैं, सिस्टम्स को समझते हैं। पहले वाले बच्चे भोले होते थे। तो जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे परिवर्तन आना लाजमी है, और वो अपने पसंद के अनुसार फिर कानूनों को बदलते जाएंगे। इसमें कुछ पूछना है क्या? नो सर। लास्ट देखो इसका चौथा बिंदु, अभी एक और बचा है, ये तो हो गया, ठीक है। लास्ट ये, संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंब होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। देखो संविधान में वर्तमान सरकार का राजनीतिक प्रतिबिंब, हाँ संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक प्रतिबिंब, आगे क्या है, प्रतिबिंबित होना चाहिए। अगर ये लाइन हमें समझ में आ गई तो आंसर हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ये शुद्ध शब्द तो ऐसे लिखा जाएगा, ये तो सही शब्द है, मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आया प्रतिबिंब? अरे आप सब लोगों की एज है टीनेज। कौन सी एज है? टीनेज। टीनेज कौन सी होती है? 14 से 18, और सब इसी उम्र के हैं। आप सब लोग इसी में हो, है ना। तो टीनेज में क्या होता है कि बालक बहुत ज्यादा आईना देखता है ना, युवा अवस्था की क्रियाएं करता है, और प्रतिबिंब उसे ही कहते हैं, अपना आईना देखना। समझ में आया? देखते हैं ना। अब कुछ बच्चे तो स्टाइल भी ऐसी बनाएंगे, गजनी, डबल गजनी, पता नहीं कैसे कैसे। पहले लोग अवस्था के अनुसार बूढ़े होते थे, सफेद बाल आ जाते थे उनके, है ना। अभी लोग बाल जानबूझ के सफेद बाल करवाते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश को, है ना। तो ये प्रतिबिंब समझ में आया? प्रतिबिंबित, हमारा आईना हमें दिखाना, या हमने क्या बनाया है, किस प्रकार का बनाया है, उसको देखना, आकलन करना, प्रतिबिंबित कहलाता है। संविधान में मौजूदा सरकार राजनीतिक प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसकी बातों को, उसके विचारों को, उसकी सोच को कहाँ जोड़ना चाहिए? संविधान में जोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही सरकार बदले, क्या हो, जैसे ही सरकार बदले संविधान भी बदल देना चाहिए। बताओ सही या गलत? गलत है सर। गलत है भाई, है ना। गलत है। अब तो समझदार हो गए आप लोग, गलत समझने है। लग गए, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, संविधान में मौजूदा सरकार राजनीतिक प्रतिबिंबित होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही सरकार आए उसकी सोच संविधान में जोड़ देनी चाहिए, और सरकार हटते ही हटा देनी चाहिए। तो ये तो 100% क्या है, गलत है। इसको सही ठहराया ही नहीं जा सकता। अब इसमें सही क्या हो सकता है वो देखो। आप देखो काम कौन करता है देश में?
काम कौन करेगा भाई देश में? कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? सरकार। ठीक है ना? तो सरकार को नियम कैसे मिलने चाहिए? सही मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? सही। लेकिन ये सही नियम बनाएगा कौन? विधायिका। कौन बनाती है? विधायिका। तो अगर यहाँ पर सरकार की जगह विधायिका लिखा होता तब तो ये परफेक्ट बैठ जाता, लेकिन हम जानते हैं सरकार का एक हिस्सा विधायिका भी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इस एंगल से अगर हम देखें कि वास्तव में नियम ऐसे बने कि सरकार, मान लो 50 साल में 5 सरकारें आई या 10 सरकारें आई 50 सालों में, वे सरकारें ऐसी थी जो महानिकम्बी है ना, कोई काम ही नहीं करती थी, बिल्कुल निठल्ली एकदम कामचोर सरकारें थी। लेकिन आप सारे मंत्री है कि नहीं है, और इसमें निहारिका पांडे मुख्यमंत्री है कि नहीं है, सारे मंत्रियों के नाम बाकी हैं ही, है ना? तो आप बड़े एक्टिव आदमी, सारे काम करने वाले आदमी, तो आपको नियम नहीं मिले अच्छे तो आपकी असफलता निश्चित है। अब ऐसे में आपको नियम अच्छे मिलते, आप खुद काम करने वाले हैं, जनता आपके सपोर्ट में है, पैसा आपको मिल रहा है, तो अच्छा काम हो सकता है। तो इसमें पॉजिटिव एक ही हो सकता है कि संविधान में यदि कोई कमी नजर आ रही हो, ऐसा कोई नियम हो जो काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे नियमों को बदल सकते हैं और सरकार मोटे मोटे कुछ अगर फैसले लेना चाहे तो वो ले सकती है। समझ में आया बेटा बात? इसमें कुछ पूछना है क्या? तो अपना यहाँ पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। बताओ ट्रू फॉल्स में पूरा चैप्टर करवा दिया। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाएं। लगा देना भाई, ये लो, आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। क्या समझ में आया? राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सही या गलत? गलत है सर। भेज सकता है क्या? भेज सकता है सर। बढ़िया बात, भेज सकता है ना? तो इसको तो गलत कर लो। दूसरा देखो, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। सही या गलत? संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। सही या गलत? सही। आप कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूं क्या? अंदर भी नहीं जाने देंगे संविधान संशोधन, तो बहुत दूर की बात है ना? तो उन्हीं के पास ये सारा सिस्टम है। सही है। अब इसमें ये मत सोचना राज्यसभा वो भी तो चुने हुए ही है। अगला बिंदु देखो, इसमें क्या है? संविधान में संशोधन, संविधान में, सॉरी तीसरा देखो, न्यायपालिका, बेटा टाइम होने वाला है कंप्लीट। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा संविधान में काफी हद तक बदल सकती है। सही या गलत? सही है सर। सही है। सही है सर। व्याख्या करने का अधिकार किसका था? न्यायपालिका का। किसी भी कानून पर रोक लगाने का काम किसका है? न्यायालय का। परिवर्तन कौन कर सकती है? न्यायालय कर सकती है। लास्ट देखो, संसद संविधान के किसी भी खंड को संशोधित कर सकती है क्या?